Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, first of all, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल आप सभी के लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो। लास्ट सीन में हमने देखा था जहाँ ईबो की वाइफ ईबो को छोड़ के चली जाती है क्योंकि ईबो का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा चुका था। वहीं इस बात से ईबो भी बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हो गया था। जहाँ ईबो के भाई ने उसे सजेस्ट किया था कि अगर ईबो अपना सब कुछ वापस चाहता है और अगर बदला लेना चाहता है तो उसे इसके लिए मिस्टर साओ के बेटे से शादी करनी होगी, जिसके बाद मिस्टर साओ अपनी सारी प्रॉपर्टी ईबो के हवाले कर देंगे, जिस पर ईबो ना चाहते हुए भी एग्री कर जाता है। तो चलिए अब उसके आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं। सीन शुरू होता है जहाँ अभी फाइनल ईयर में था कॉलेज में। जान के अंकल के जान के फादर के पीए जान को उसकी यूनिवर्सिटी से लेकर आते हैं और जान जैसे ही अपने मेंशन में इंटर करता है तो देखता है कि सामने एक कार मेंशन से बाहर जा रही है। जहाँ जान की नज़र उस कार के अंदर जाती है जहाँ एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मैन उस कार को फुल स्पीड में चला रहा था। जहाँ जान की नज़रें बस उस इंसान को देखती रह जाती हैं। न जाने क्यों पर जान की हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई थी। जान उसके पीछे जाना चाहता था कि तभी जो पीए होते हैं वो गेट ओपन करते हैं और जान का ध्यान हटता है। उसके बाद जान अंदर जाता है और जाते ही अपने फादर को दौड़ के हक कर लेता है। डैडी, आई मिस यू सो मच। इस पर मिस्टर साओ कहते हैं, माई चाइल्ड, आई ऑल्सो मिस यू। इस पर जान अपने डैडी की तरफ देख के पूछता है, डैड, क्या बात है, आप आजकल ऑफिस नहीं जाते हैं, क्या आप बीमार हैं? इस पर मिस्टर साव कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, दरअसल ऑफिस में काम कम है इसीलिए मैं घर पे हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं मेरे बेटे के बर्थडे के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये सुनते ही जान एक्साइटेड होके बिल्कुल बनी की तरह जंप करने लगता है और कहता है, ये मेरा बर्थडे आ रहा है, अब मैं 20 ईयर्स का हो जाऊंगा। ये कह के जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर साउ भी स्माइल करने लगते हैं कि तभी उनकी स्माइल गायब हो जाती है जब उन्हें ये याद आता है कि उनके पास अब सिर्फ एक ही मंथ है। 4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फाइनली जॉन का बर्थडे आता है। जॉन 12 बजे अपनी मदर के फ़ोटो के सामने खड़ा होके आंखें बंद किए हुए था और टाइम को काउंट करते हुए कहता है, टिक टिक, फाइनली 12 बज गया, हैप्पी बर्थडे जॉन। ये विश उसके फादर करते हैं जॉन को और वो जॉन को एक लेटर देते हैं जो कि उसकी मॉम की तरफ से था। दरअसल जॉन को उसके हर बर्थडे पे उसकी मॉम का लिखा एक लेटर मिलता है। पता नहीं कैसे पर उन्हें पता था कि वो फ्यूचर में जॉन के साथ नहीं रह पाएंगी, इसलिए उन्होंने 50 लेटर्स पहले से ही लिख के रखे थे जॉन के लिए, जो कि वो अपने जॉन के बर्थडे पे एक्सप्रेस करना चाहती थी। वो 100+ लेटर्स लिखना चाहती थी बट इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। जॉन इमोशनल होते हुए अपने फादर को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, थैंक यू डैडा। जॉन के फादर भी उसे हक करते हैं। उसके बाद जॉन उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे माय डियर बेबी। सबसे पहले मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ इस वक्त नहीं हूँ। पता है मैं तुम्हारे फादर से बहुत जेलस फील करती हूँ क्योंकि वो तुम्हारे पास हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे फादर तुम्हारा अच्छे से ध्यान तो रखते हैं ना? हुँ? अगर वो नहीं रखते हैं तो मैं उनकी टांगें तोड़ दूँगी। मेरा बच्चा, तुम अब 20 के हो गए हो, अपना दिन इंजॉय करना। और हाँ, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिला? और जॉन जैसे ही सोलमेट के बारे में सुनता है उसे ईबो का चेहरा याद आता है। लेकिन जॉन आगे लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें तुम्हारी सोलमेट नहीं मिले तो तुम अपने फादर से कहना, वो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ देंगे।
मेरे बच्चे, लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिटरनेस से भरी है, लेकिन तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आती है तो उससे घबराना मत। तुम मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, उसे फेस करना। तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हो। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपना और अपने फादर का ध्यान रखना। जॉन जैसे ही लेटर पढ़ता है वो रोने लगता है कि तभी उसके फादर उसे कंसोल करते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा वाइफी, लाइफ बहुत बिटर है और हमें इस बिटरनेस को एंजॉय करना होगा। वो अपनी वाइफ की फ़ोटो की तरफ देख रहे थे। तभी मिस्टर साओ जॉन से कहते हैं, तुम डैडा से प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें कल जो भी कहूँगा तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नो मैटर वॉट। इस पर जॉन का दिल में कहीं ना कहीं कुछ अनईजीनेस फील होता है, लेकिन जॉन प्रॉमिस कर देता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपकी बात मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले दिन जॉन जैसे ही उठता है कि वो देखता है उसके सामने एक ब्यूटीफुल सा सूट रखा हुआ है जिस पे एक कार्ड था और उसमें लिखा था, इस कार्ड को खोलो, जिसके अंदर लिखा था, ये तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। जॉन समझ जाता है कि ये सूट उसके फादर ने उसे गिफ्ट किया है। जॉन उस सूट को पहन लेता है। उसके बाद उसके कमरे में मेकअप आर्टिस्ट आते हैं जो सब उसका मेकअप करते हैं, जहाँ उनके साथ जॉन के फादर भी आते हैं। कि तभी एक आर्टिस्ट कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, ओ माय गॉड, क्या ये तुम्हारा बेटा है? वाओ, ये बिना मेकअप के भी कितना ब्यूटीफुल है। इस पर जॉन कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, ये सब कौन है? इस पर मिस्टर साव कहते हैं, ये सब वर्ल्ड के बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं और ये सब तुम्हें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। थोड़ी देर बाद जॉन का मेकअप हो जाता है, जहाँ मिस्टर साव जॉन को देख के रोने लगते हैं। इस पर जॉन उन्हें हक करते हुए पूछता है, डैडा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? इस बार मिस्टर साव खुद को रोक नहीं पाते हैं और वो नीचे देखते हुए कहते हैं, बच्चे, क्या तुम उस पर्सन से शादी करोगे जो मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा? क्या तुम एक मैन से शादी करोगे? जब जॉन ये सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि उसके फादर उसे ये करने को कह रहे हैं, लेकिन जॉन जानता था कि उसने प्रॉमिस किया है, इसलिए वो नोट करता है और अपने फादर का फेस अपने हाथ में लेता है और अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है डैडा, आपके पास ज़रूर कुछ कारण होंगे, इसलिए मैं शादी करूँगा, मैं उससे शादी करूँगा, आप सैड मत हो। ये कहते हुए जॉन स्माइल करके अपने फादर को हक कर लेता है। जॉन अपने फादर को कभी भी डिसोबे नहीं करता। जॉन जो अपने बर्थडे को लेके बहुत ही खुश था, अब कहीं न कहीं उदास हो चुका था, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है। उसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पार्टी में जॉन के कॉलेज के फ्रेंड्स भी आए थे, जिन्हें देख के जॉन खुश हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होती है, जहाँ जॉन गॉड से विश करता है कि भगवान, मेरे फादर को हमेशा खुश रखना, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उनकी रक्षा करना। विश करने के बाद जॉन केक कट करके अपने फादर को खिलाता है और सभी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। मिस्टर साउ अपने बेटे को एडमायर कर रहे थे कि तभी उनका पीए आके उनके कान में कुछ कहता है। इसके बाद मिस्टर साव जॉन से कहते हैं, मेरे बच्चे, चलो, हमें चलना होगा। जॉन अपने फ्रेंड्स को वेव करता है, उन्हें बाय विश करके वहाँ से कार में बैठ जाता है। जॉन का हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। उसे न जाने क्यों पर एक हैवीनेस अपने हार्ट में फील हो रही थी। आधा घंटे के बाद वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, जो जगह पूरे वाइट फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था। और तभी जॉन अपने सामने उसी इंसान को देखता है जो कि
एक ब्लैक सूट में स्टेज पे खड़ा था। जब जान उस इंसान को देखता है तो उसे अपने अंदर एक अननोन इमोशन फील होता है कि तभी उसके फादर कार से बाहर उतरते हैं और जान के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। सभी जब जान को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी इतना ब्यूटीफुल बॉय अपनी इंटायर लाइफ में नहीं देखा होगा। वहाँ सामने रेड कारपेट बिछाया हुआ था जिस पे जान अपने फादर के साथ हाथ में एक फ्लावर बकेट लेके स्टेज की तरफ जाता है, जहाँ मिस्टर साओ जान का हाथ ईबो के हाथ में देते हुए कहते हैं, मेरे प्रीशियस बच्चे का ख्याल रखना। इस पर ईबो टाइटली जान का हाथ होल्ड करता है लेकिन उसकी तरफ नहीं देखता। जान की हार्टबीट ईबो के टच से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी। जान पूरे समय बस ईबो को ही देखता है और उसे उसके हैंडसम फेस को देख के मेस्मराइज हो जाता है। तभी प्रीस्ट वहाँ शादी की सेरेमनी स्टार्ट करते हैं, जहाँ प्रीस्ट ईबो से पूछते हैं कि क्या वो मिस्टर साओ के बेटे साओ जान को अपनी ऑनरेबल वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करता है। इस पर ईबो कुछ भी नहीं कहता है। ईबो को अपनी पहली शादी के दिन याद आ रही थी। जान ईबो को देख के समझ जाता है कि ईबो इस शादी को नहीं करना चाहता है और इससे जान का दिल कहीं न कहीं टूट जाता है और वो सोचता है, क्या तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स किया गया है? कि तभी प्रीस्ट अपनी बात को फिर से रिपीट करते हैं और इस बार ईबो यस कह देता है। उसके बाद फिर जान से भी पूछा जाता है और जान और ईबो एक दूसरे को फिर कुछ वॉव्स भी लेते हैं और फाइनली प्रीस्ट अनाउंस कर देते हैं कि अब से आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ये कह के प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। इस पर जान ईबो के पास जाता है और अपने पैरों को उठा के ईबो के लिप्स पे किस कर देता है। ईबो तो वहीं फ्रोज हो जाता है। ईबो को अपने लिप्स पे सॉफ्ट टच फील होता है और ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी। जी जी युआन ने ईबो को बहुत ही बार किस किया था लेकिन ईबो को ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ था। ये एक प्योर किस था। जब जान को ईबो से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो पीछे हटने लगता है लेकिन अनजाने में ही ईबो ने जान के वेस्ट को ग्रैब किया और उसके बाद उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया। जान शॉक्ड हो गया था, बल्कि जान ही नहीं पूरी फैमिली भी शॉक्ड हो गई थी। ये कोई लव मैरिज नहीं थी और ईबो को किसी और से टच होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें नहीं पता कि आखिर ईबो के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ईबो को भी जब ये रियलाइज होता है तो वो किस करना बंद कर देता है। उसके बाद सभी उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी मिस्टर साओ उन दोनों के पास जाते हैं और कहते हैं, जान अब लगता है हमारे अलग होने का टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करते हो। ये गिफ्ट मेरी तरफ से है। ये कह के मिस्टर साओ ईबो को एक फाइल हैंड ओवर करते हैं और ईबो उस फाइल को देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि ईबो सोचता है, क्या ये पागल हैं? ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे दे रहे हैं। तभी ईबो कहता है पोलाइट मैनर में, अंकल मैं ये नहीं ले सकता हूँ। इस पर मिस्टर साओ एक वार्म स्माइल के साथ कहते हैं, मुझे अंकल मत कहो, मुझे डैड कहो। एंड हाँ, वेलकम टू द फैमिली सन। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ अब तुम्हारा हो जाए। ये कह के मिस्टर साओ ईबो को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, उसका ध्यान रखना, उसे हर्ट मत करना। कहीं ना कहीं वो लास्ट सेंटेंस थ्रेटनिंग वॉइस में कहते हैं। इस पर ईबो हक ब्रेक करते हुए कहता है, मैं नहीं करूँगा। तभी वहाँ हाई कुआन आता है और वो भी
उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वो जान से कहते हैं, जान, अगर ये तुम्हें परेशान करे या तुम्हें हर्ट करे तो तुम मुझसे कहना, और हाँ, इसका ध्यान रखना, ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर इसकी बातों को सीरियसली मत लेना। इस पर जान कहता है, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी जान की मदर इन लॉ आती हैं और वो जान को हक कर लेती हैं और कहती हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। वेलकम टू फैमिली डियर। हम बहुत खुश हैं कि तुम हमारी लाइफ का हिस्सा बने हो। कभी भी अकेला फील मत करना और ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे फादर तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। हम सब यहाँ हैं जान, तुम्हारे लिए। जान अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर उस भीड़ में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इधर हाई कुआन जैसे ही अपने ब्रदर के पास जाने वाले था कि तभी मिस्टर साओ हाई कुआन को पकड़ते हैं और उसको एक अलग जगह लेके आते हैं। तभी हाई कुआन कंफ्यूज टोन में पूछता है, अंकल क्या हुआ? इस पर मिस्टर साओ एक फाइल निकालते हैं और उसे हाई कुआन को दे के पढ़ने के लिए कहते हैं। हाई कुआन कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो उस फाइल को पढ़ता है जिसमें लिखा था, अगर उसने मेरे बेटे साओजान को हर्ट किया देन। हाई कुआन उस फाइल को पढ़ते हैं कि तभी मिस्टर साओ का पीए एक बॉक्स लेके आता है और वो बॉक्स मिस्टर साओ हाई कुआन को देते हुए कहते हैं, इसमें उसकी मदर के 30 लेटर्स रखे हुए हैं। जब भी जान का बर्थडे आए उसे एक एक लेटर सीक्वेंस वाइज निकाल के दे देना। इस पे हाई कुआन पूछता है, पर मैं क्यों अंकल? इस पे मिस्टर साओ हाई कुआन के दिल पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम ये अच्छे से जानते हो। इस पर हाई कुआन कहता है, थैंक यू अंकल, मैं उसका ध्यान रखूँगा। अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाएगी तब भी मैं हमेशा उसके साइड रहूँगा। ये कह के हाई कुआन वहाँ से चला जाता है। तभी जान की नज़रें अपने फादर पे जाती हैं और जान दौड़ के अपने फादर को हक करके बहुत ही रोता है। वो कुछ देर अपने फादर को ऐसे ही हक करके रखता है और रोता ही रहता है। उसके बाद मिस्टर साओ उसे खुद से अलग करते हुए कहते हैं, डियर, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है तुम्हें खुद से दूर करना, पर वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। उसके साथ जाओ। स्वीटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अब तुम्हें अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करनी होगी। मुझे याद है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें अपने फादर का हाथ छोड़ के अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ना होगा। याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनके वर्ड्स जान को कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही ज़्यादा तोड़ रहे थे। उसके बाद मिस्टर साव आते हैं, मिस्टर वांग आते हैं और वो जान को उन लोगों से अलग करते हुए कहते हैं, मैं इसका ध्यान रखूँगा। उसके बाद जान कार में बैठ के मेंशन की तरफ आने लगता है, जहाँ जान कार में ही सो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। 2 घंटे बाद वो वांग मेंशन पहुँचते हैं, जिस समय 5:30 बज रहे थे। वांग मेंशन में सीधे 4 कार आके रुकती हैं। सभी बहुत ज़्यादा थके थे, इसीलिए किसी ने भी जान और इबो को नोटिस ही नहीं किया कि वो अपने कार से भी बाहर नहीं निकले हैं। इबो जान को वैसे ही कार में छोड़ देता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है और अपने रूम को लॉक कर लेता है। जान कार में अकेला था और बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। जब सभी मेंशन के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ईबो अकेला ही आया है। इस पर सब समझ जाते हैं कि जान अभी कार में ही है। ये देख के हाई कुआन के दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता है। जब वो जान को नहीं देखते हैं तो वो जल्दी से दौड़ के बाहर जाते हैं और कार को खोल के देखते हैं तो जान पीसफुली उसमें सोया हुआ था। वो जान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए
उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के मेंशन के अंदर चले आते हैं। जब वो जान के साथ अंदर आते हैं तो उनके ऊपर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। बट जॉन तो नींद में था, इसलिए उसके वेलकम का डेकोरेशन ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। वो इस सीनरी को एंजॉय ही नहीं कर पाता है। मिस्टर वोंग और मिसेस वोंग भी अपने बेटे को फॉलो करते हैं। तभी हाई कुआन ऑर्डर देता है कि गेस्ट रूम को खोल के उसे क्लीन किया जाए। इस पर मिसेस वांग कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे आज रात ईबो के साथ होना चाहिए। इस पर हाई कुआन कुछ भी नहीं कहते हैं और वो जान को लेके कमरे में इंटर हो जाते हैं और उसे केयरफुली बेड पे लिटा के उसके ऊपर ब्लैंकेट रख देते हैं और कमरे को बंद करके बाहर आके कहते हैं, मॉम, मैं अब से यहीं पर रहूँगा और मैंने ऑलरेडी टॉप मैनेजर को यहाँ बुला लिया है। दरअसल हाई कुआन ईबो और जी सुआन की शादी के बाद यहाँ पे नहीं रहता था। ये सुन के उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस पर मिसेस वांग हाई कुआन के बाल को रफल करते हुए कहती हैं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरे बच्चे। उसके बाद हाई कुआन कहते हैं कि जान यहीं मेरे कमरे में रहेगा और मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट कर जाऊंगा। ये सुन के मिसेस वांग हैप्पी हो जाती हैं क्योंकि सभी जानते थे कि ईबो अभी भी अपने पास्ट से उभरा नहीं है, इसलिए वो इस रिलेशनशिप को अभी तो चांस नहीं देगा। तभी हाई कुआन कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जान वुसू यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसफ़र करा ले और वो अपना ग्रेजुएशन वहीं से फिनिश करे। इस पर मिसेस वोंग कहती हैं, नाइस। इधर कमरे में ईबो अपने कमरे को बंद करने के बाद अपना जैकेट निकाल के वहीं बेड पे फेंक देता है और अपना सर पकड़ के बेड पे बैठ जाता है और कहता है, शिट शिट, आखिर ये मेरे दिल के साथ क्या हो रहा है? ये पहले कभी भी इतनी जोर से नहीं धड़का था, लेकिन आज ये फीलिंग्स कैसी हैं? मुझे आज तक ये फीलिंग्स कभी फील नहीं हुई, तब भी नहीं जब मैं उस बिच के साथ था। ये कह के ईबो अपने दिल पे हाथ रख लेता है, जो कि जान को पहली बार देखते ही और उसकी एंजेलिक वॉइस सुन के इतनी जोरों से धड़कने लगा था। दरअसल ईबो ने जब पहली बार जी सुआन को देखा था तो वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि ईबो कुछ समझ पाता ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन, जी सुआन ने उसे प्रपोज कर दिया था और ईबो ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगे थे और जी सुआन ने ईबो को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था। ईबो ने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया, जिस पर वो पहले तो एग्री नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जी सुआन और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने एक स्पाई हायर किया था उसका बैकग्राउंड निकालने के लिए और पता चलता है कि उसकी फैमिली बैंक करप्ट होने वाली थी और उसने ऑलरेडी बहुत ही रिच बॉयज़ को डेट करके उन्हें छोड़ दिया है। बट ईबो अपनी फैमिली को अग्री कराता है, बट हाई कुआन वो घर छोड़ के चले जाते हैं। ईबो की शादी के बाद ईबो जी शुआन के साथ लव मेकिंग करना चाहता था, लेकिन जी सुआन हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के उसे टाल देती। उसकी डिमांड्स लग्जरियस चीज़ों के लिए दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी और ईबो हर बार बेवकूफ़ बन जाता था। ईबो अपने बेड पे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी उसके फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। ईबो अपना फ़ोन उठाता है। इसमें एक पर्सन बोलता है, मास्टर, आपको आपको अभी आना होगा, अंडरग्राउंड को आपकी ज़रूरत है। इस पर ईबो पूछता है, क्या हुआ? इस पर वो आदमी कहता है, प्रॉब्लम है वेन रूहान वो वापस आ चुका है और उसने एक ही दिन में
हमारे बहुत सारे मेंबर्स को मार दिया है। दरअसल वेन रूहान की एज 39 ईयर्स है और उसने एक बार ईबो पे अटैक किया था, लेकिन वो हार गया था और अब वो बदला लेने आया है। ये सुनते ही ईबो की मुट्ठियां बिछ जाती हैं और वो कहता है, वो फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या? इस पर वो इंसान डरे हुए आवाज़ में कहता है, उसने उसने हमारे ब्लैक एजेंट जिंगयू को मार दिया है। ये सुनते ही ईबो की आंखें वाइडन हो जाती हैं और वो फ़ोन कट के सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो देखता है कि कोई भी अभी वहाँ नहीं है। वो धीरे से अपने कार के पास जाता है और वहाँ से कार लेके एक सीक्रेट ऑफिस में चला जाता है। जैसे ही ईबो कार से उतरता है, सभी गार्ड्स उसे बो करते हैं। तभी ईबो पूछता है, यहाँ क्या हुआ था मेरे एब्सेंस में? जिस पर सीजीयू कहता है, हमारे एब्सेंस में जिंगयू को मार दिया गया वेन रूहान के द्वारा। उसने हम पे अटैक किया था और हमारे बहुत सारे गार्ड्स को भी मार दिया, बट हमने उसमें से 3 एजेंट्स को पकड़ लिया है। तभी उन तीनों को ईबो के सामने लाया जाता है। ईबो बिना उन तीनों की तरफ देखे सीधे अपने गन को निकालता है और उन्हें शूट कर देता है। तभी ईबो स्मिक के साथ कहता है, मैं अभी भी इसमें बहुत अच्छा हूँ। हालांकि मैं इतने साल बाद गन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सच में इसमें अलग ही मज़ा है। उसके बाद ईबो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इनकी बॉडीज वेन मेंशन के सामने जाके लटका दो और बाकी सारे सबूत को मिटा दो। उसके बाद ईबो वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में बैठ के सीक्रेट निकाल के स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ईबो एक शॉपिंग मॉल में जाता है और अपने सूट को चेंज करके वापस मेंशन में आता है। इधर जान जान सोया हुआ था कि तभी उसके कानों में आवाज़ जाती है, बच्चे उठो, कुछ खा लो। इस पर जान अपनी आंखें खोलता है तो इधर उधर देखता है और फिर उसे याद आता है कि वो कहाँ है। इस पर जान का फेस थोड़ा सैड हो जाता है कि तभी मिसेस वोंग कहती हैं, बच्चे सैड मत हो, फ्रेश हो जाओ और आओ, कुछ खा लो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जान अपने बेड से उतरता है और अपनी चश्मे को पहन के वॉशरूम में जाता है। फ्रेश होके वो नीचे आता है तो देखता है कि मिस्टर और मिसेस वोंग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उसका हस्बैंड और हाई कुआन का नहीं थे। तभी जान थोड़ा सा हेजिटेट होता है तो मिसेस वोंग उसके पास जाके उसे बुला कर ले आती हैं और उसे चेयर पर बैठाती हैं और कहती हैं, तुम्हें यहाँ हेजिटेट फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और अपना फूड फिनिश करो। तभी जान पूछता है, वो और हाईकुआन का कहाँ है? इस पर दोनों ही पेरेंट्स हंसते हुए कहते हैं, हाईकुआन अपने कमरे में खा रहा है और वो सॉरी तुम्हारा हस्बैंड, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। जान के चीक्स रेड हो जाते हैं कि तभी वो देखता है कि ईबो भी वहाँ पे आ रहा है और वो आके जान के पास ही बैठ जाता है। ये देख के ईबो के पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कंफ्यूजिंग लुक देते हैं क्योंकि ईबो कभी भी अपनी शादी के बाद से उन लोगों के साथ डिनर नहीं करता था, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हुआ है। जान ने अभी तक नोटिस नहीं किया था, बट जब उसे फील होता है कि उसकी एल्बो किसी से टच हो रही है खाते समय, तो वो सेंस करता है कि उसका हस्बैंड यहीं पे बैठा है और जान का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगता है। तभी मिस्टर वांग अनाउंस करते हैं कि 2 दिन बाद यहाँ एक पार्टी रखी जाएगी जान, तुम्हारी वेडिंग की खुशी में, और तुम्हारे पेरेंट्स भी उसमें आएंगे। जॉन को ये सुन के हैप्पीनेस और सैडनेस एक साथ फील होती है। उसके बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं और सभी वहाँ से उठ के चले जाते हैं।
जान को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी घूमते हुए जान गार्डन में चला जाता है और वहाँ बेंच पे बैठ के मून लाइट में मून को देखने लगता है। और वहीं एक इंसान उस पर्सन को देख के, उस एंजल फेस को देख के, उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। वो उसे छूना चाहता था और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वांग यीबो था। दरअसल वांग यीबो को भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो बाहर देखने के लिए अपने विंडो पे आता है कि तभी उसकी नज़र बेंच पे जाती है, उस इंसान पे जो कि बैठ के उस मून को देख रहा था। और यीबो उसे देख के बिल्कुल मेस्मराइज हो जाता है। वो जान की ब्यूटी में मानो कहीं न कहीं खो ही गया था। जान वहाँ बैठ के अपने फादर के बारे में याद करने लगता है और वहीं बेंच पे बैठे बैठे ही सो जाता है। तभी यीबो उसे देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि अभी 12 बज गए हैं। इस पर यीबो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या वो खुद को मारना चाहता है इस ठंडी में? ये कह के यीबो अपने बेड पे जाता है और जैसे ही सोने वाला होता है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। यीबो अपने बेड पे बैठ जाता है और सोचता है, क्या वो अभी भी वहीं होगा? लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला हूँ। यीबो बेड पे रोल करता है और खुद से ही आर्ग्यू किए जा रहा था और एट लास्ट वो फाइनली उठ के देखने जाता है गार्डन में अपनी वाइफ को। अनजाने में ही यीबो ने जान की तरफ एक ही दिन में फीलिंग्स डेवलप कर ली थी। यीबो अम्ब्रेला लेके जब गार्डन में जाता है तो देखता है कि जॉन अभी भी वैसे सो रहा है, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस पर यीबो कहता है, क्या ये पागल है? लेकिन यीबो जॉन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाता है। उसके बाद वो जॉन को उठाने लगता है तो उसे एहसास होता है कि जॉन बहुत ही गहरी नींद में है। इस पर यीबो कहता है, क्या तुम इंसान भी हो? वो उसे उठाता है लेकिन जॉन उठता ही नहीं है। उसके बाद ये हमारे हीरो का टाइम था और फाइनली ईबो अपना हीरो पावर दिखाते हुए जॉन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके मेंशन की तरफ दौड़ते हुए आता है। उसके हाथ से अम्ब्रेला गिर चुका था और ईबो भी बारिश में भीग चुका था। वो अपने कमरे में आता है और जॉन को केयरफुली बेड पे लेटाता है और बाथरूम में जाके अपने कपड़े चेंज करके अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आता है। वो जॉन के पास जाता है और उसके फोरहेड को टच करता है क्योंकि जॉन कांप रहा था। तभी वो खुद से चिल्लाते हुए कहता है, ओह गॉड, इसे तो बहुत हाई फीवर है। तभी वो की नज़रें जॉन की बॉडी पे जाती है। वो जॉन के पिंक निपल्स को उसके वेट वाइट शर्ट के थ्रू देखता है। जॉन बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिख रहा था। ये देख के ईबो मानो पागल ही हुए जा रहा हो। वो हार्डली गल्प करता है। तभी ईबो अपने थॉट्स को साइड करता है और हेजिटेंटली जॉन की बॉटम्स को खोलने लगता है और जॉन के वेट कपड़ों को वहाँ से रिमूव करता है। फाइनली वो जॉन के सारे कपड़े उतार के जॉन को वार्म क्लॉथ से वाइप करता है और उसे वार्म क्लॉथ्स पहनाता है। उसके बाद वो बेडशीट को भी चेंज करता है। तभी उसे जॉन के नेक पे कुछ स्ट्रेंज सा दिखता है, मानो कोई पुराना घाव हो किसी इंजेक्शन के थ्रू, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। ईबो ऑलरेडी जॉन के सिंपल टच से हार्ड हो चुका था। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो एक बार फिर से जॉन का टेम्परेचर चेक करता है तो देखता है कि जॉन अभी भी बर्न कर रहा है।
वो मेडिसिन बॉक्स से मेडिसिन निकालता है। बट मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि वो जान को मेडिसिन खिलाए कैसे। तभी ईबो को एक आइडिया आता है और वो जान का माउथ फोर्सफुली पकड़ के उसे खोलता है। जान उस मेडिसिन को ईबो उस मेडिसिन को अपने माउथ में लेता है, उसे चबाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बीटर थी। उसके बाद पानी पी के उसे धीरे से जॉन के लिप्स के पास लीन होके उसे सॉफ्टली किस करता है और मेडिसिन को उसके माउथ में ट्रांसफ़र करता है। ईबो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। जॉन ने उस मेडिसिन को ले लिया था और वो नींद में ही ईबो को किस करना स्टार्ट कर देता है। मेडिसिन को तो ईबो भूल ही जाता है। वो जॉन को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। इससे ईबो के अंदर और भी ज़्यादा डिज़ायर्स जागने लगे थे। ईबो को पता नहीं कि वो खुद को कैसे रोके। वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है और जॉन के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है, मानो वो इससे ऑब्सेस्ड हो चुका हो। उसके बाद धीरे धीरे ईबो अपनी टंग को जॉन के माउथ में देके उसके माउथ को 30 मिनट्स तक एक्सप्लोर करता है कि तभी ईबो की आंखें खुलती हैं और वो रियलिटी में आता है और वो किस को जल्दी से ब्रेक करके बाथरूम में भाग जाता है। वो मिरर की तरफ देख के अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है, व्हाट द हेल, मैं कर क्या रहा था। ईबो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीच के शीशे पे पंच करता है और शीशे बिखर जाते हैं। ईबो के हाथ से खून बहने लगा था। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये स्टोरी जैसी भी लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय।